सभी को नमस्कार, गुड इवनिंग। टॉपिक हमारा पर्सनालिटी चल रहा था और पर्सनालिटी में लगभग चीज़ें इंपॉर्टेंटली मैंने बता दी हैं आपको। जो सिलेबस है ग्रेड थर्ड का, उसके अकॉर्डिंग हर चीज़ को हमने कवर कर लिया है। कुछ चीज़ें हम थोड़ा सा एग्जाम पैटर्न के अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं, जिसमें मैंने आपको लास्ट क्लास में सिद्धांतों की चर्चा की थी कि नॉर्मली विशेषक उपागम क्या थे। आज की क्लास में मैं सिगमंड फ्राइड आपको पढ़ाने जा रहा हूँ। फ्राइड बहुत महत्वपूर्ण है। मतलब फ्राइड का मतलब ये होता है कि प्रश्न 100% यहाँ से आता ही आता है। तो सिगमंड फ्राइड को आपको बहुत अच्छे से कवर करना चाहिए, ये मेरी पर्सनल राय है। सिगमंड फ्राइड का एक पार्ट मैंने आपको बाल विकास के अंतर्गत पढ़ा दिया था, जिसको अपन मनोलैंगिक विकास सिद्धांत बोलते हैं, जिसमें अपन मुखावस्था, गुदावस्था, लिंग प्रधान अवस्था, अव्यक्त अवस्था, जनेंद्रिय अवस्था, तो ये एक पार्ट हमने वहां पे पढ़ लिया था विकास के सिद्धांतों में। ठीक है। और इसका दूसरा जो पार्ट बनता है, जो बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो है इसकी व्यक्तित्व की संरचना के संदर्भ में इसने दो मॉडल दिए, एक स्थलाकृतिक मॉडल और दूसरा गत्यात्मक या संरचनात्मक मॉडल। ठीक है। तो स्थलाकृतिक या टोपोग्राफिकल मॉडल क्या होता है और दूसरा संरचनात्मक मॉडल क्या होता है, इन दोनों को आज हम समझने का प्रयास करेंगे। चलिए ठीक है, सभी को नमस्ते। नमस्कार नमस्कार। हिस्ट्री कब तक? धर्मेंद्र जी, हिस्ट्री वाले सर की का इश्यू हो रहा है कुछ, तो जब तक वो लौट के नहीं आते हैं तब तक दूसरे सर से हम कोर्स रिकॉर्ड करवा रहे हैं और जल्दी ही वीडियो आ जाएंगे। उसके बाद वो सर जब आएंगे तो उनके भी डाल दिए जाएंगे। एजुकेशन मैनेजमेंट करवाएं, एजुकेशन मैनेजमेंट पे कल देखते हैं, कल न्यू एजुकेशन पॉलिसी के ऊपर करवा देंगे। गिनती के 4 टॉपिक हैं मेरे अकॉर्डिंग, 4 टॉपिक मैंने करवा दिए हैं, 4 टॉपिक और बच रहे हैं एजुकेशन मैनेजमेंट में। तो ज़्यादा कोई बड़ा पार्ट है नहीं एजुकेशनल मैनेजमेंट का जो आप चिंतित हो रहे हैं कि सर एजुकेशनल मैनेजमेंट 4 ही टॉपिक हैं गिनती के। 8 टॉपिक हैं, जिसमें से 4 हम पढ़ चुके हैं, 8 ही 2009, 8 ही 2011। ठीक है। और 8 ही धारा 12 वाला 3 टॉपिक तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। और 4 टॉपिक हैं इनोवेशन, नवाचार, दूसरा एसएमसी और एसडीएमसी, और तीसरा शैक्षिक योजनाएं पुरस्कार, और चौथा न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020। ये 4 टॉपिक हैं। हिस्ट्री के वीडियो डलने शुरू हो जाएंगे, मैंने सर को बोल दिया है, रिकॉर्ड हो रहे हैं। कॉलेज लेक्चरर हैं सर, बीकानेर से हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, और उनको मैंने बोल दिया है तो वो रिकॉर्ड कर देंगे। आईसीटी क्लास भी रिकॉर्ड हो रही है, सर को दोबारा बोला है, तो आईसीटी भी आ जाएगा, याद रखना। थोड़ा सा वेट करें इस वीक तक का। आज हम सिगमंड फ्राइड को पढ़ने वाले हैं। फ्राइड एक बहुत महत्वपूर्ण विचारक है, याद रखना, जिसने पूरे मनोविज्ञान को बहुत ज्यादा व्यापक लेवल पे प्रभावित किया है। साइकोलॉजी को सबसे ज्यादा प्रभावित किया, और इनका जो संप्रदाय था वो क्या था? मनोविश्लेषणवाद। क्या था? मनोविश्लेषणवाद। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट वाद था, याद रखना, मनोविश्लेषणवाद। इसको प्रथम बल कहा गया। क्या कहा गया? प्रथम बल कहा गया। प्रथम बल क्यों कहा गया? क्योंकि इसने मनोविज्ञान को बहुत व्यापक लेवल पे प्रभावित किया, इसलिए इसको प्रथम बल कहा जाता है। व्यापक रूप से प्रभावित करने का क्या कहा गया? प्रथम बल। अब इन्होंने व्यक्तित्व के अंतर्गत 2 मॉडल दिए हैं। एक इन्होंने बताया स्थलाकृतिक। ठीक है। स्थलाकृतिक मॉडल या टोपोग्राफिक बोल बोल सकते हैं। ठीक है ना। इसको टोपोग्राफिकल मॉडल भी आप बोल सकते हैं। टोपोग्राफिकल मॉडल भी इसको आप बोल सकते हैं। टोपोग्राफिकल है ना, टोपोग्राफिकल। और दूसरा इन्होंने गत्यात्मक या संरचनात्मक मॉडल, डायनेमिक या संरचनात्मक मॉडल जो है वो दिया है। ठीक है। ये दोनों आपको समझने हैं। स्थलाकृतिक या इसको आकारात्मक भी बोल सकते हैं। स्थलाकृतिक या आकारात्मक मॉडल, ठीक है, टॉपोग्राफिकल मॉडल। और ये दूसरा गत्यात्मक, डायनेमिक या स्ट्रक्चरल संरचनात्मक मॉडल। इन दोनों को बहुत अच्छे से समझना है, कुछ भी नहीं है, कई बार मैंने इसको पढ़ा दिया है। ठीक है। आप लोगों ने इसको बहुत बार पढ़ लिया है, बस एक रिवीजन हो रहा है, मान के चलिए। साइकोलॉजी में आप लोग चीजें दोबारा मेरे से रिवीजन करवा रहे हैं एक प्रकार से, बाकी ऐसा नहीं है कि आपने चीजें नहीं पढ़ी हैं। सबने किसी न किसी रूप में चीजें कंप्लीटली कवर कर रखी हैं। तो आकारात्मक मॉडल, स्थलाकृतिक मॉडल और टॉपोग्राफिकल मॉडल क्या है, समझना है इसको। देखिए, हम सबसे पहले स्थलाकृतिक मॉडल पढ़ रहे हैं, तो स्थलाकृतिक मॉडल है क्या, ये समझना है। आकारात्मक मॉडल है क्या? तो स्थलाकृतिक जो मॉडल है, टॉपोग्राफिकल मॉडल है, इसमें इन्होंने मन के 3 प्रकार बताए। इन तीनों को समझिएगा। चेतन है, कॉन्सियस, अर्धचेतन,
या इसको आप अवचेतन बोल सकते हैं, ठीक है ना। प्री कॉन्शियस या अनकॉन्स नहीं, सबकॉन्शियस। और तीसरा है अचेतन, ये होता है अनकॉन्शियस, ठीक है। तो स्थलाकृतिक मॉडल जिसको अपन बोलते हैं टॉपोग्राफिकल मॉडल या आकारात्मक मॉडल, किसने दिया है? पहला प्रश्न आपसे पूछेगा तो आपका उत्तर होगा कि सर स्थलाकृतिक मॉडल किसने दिया है? फ्राइड ने दिया है। दूसरा प्रश्न यहां से समझना है, स्थलाकृतिक मॉडल में 3 पार्ट इसने बताए। कौन कौन से बताए? पहला बताया इसने चेतन, कॉन्शियस। दूसरा क्या बताया? अर्धचेतन या अवचेतन, ये दोनों नाम आए हुए हैं। इसको आप प्री कॉन्शियस बोल सकते हैं, सब कॉन्शियस बोल सकते हैं। और अचेतन को क्या बोलेंगे आप? अनकॉन्शियस। क्या बोलेंगे? अनकॉन्शियस। तो सिगमंड फ्राइड ने पहला स्थलाकृतिक मॉडल दिया जिसमें मन के 3 प्रकार बताए हैं। पहला है चेतन, दूसरा है अर्धचेतन या अवचेतन, और तीसरा है अचेतन। तीनों को समझिएगा। चेतन क्या है? कॉन्शियस क्या है? देखिए कॉन्शियस ये है कि धीर सर इस समय क्लास ले रहे हैं, रात के ठीक 8:30 बज चुके हैं, ठीक है, और सर हमें सिगमंड फ्राइड पढ़ा रहे हैं। इसके अलावा तुम्हारे दिमाग में यदि कोई भी विचार नहीं चल रहा है तो इसका मतलब तुम कॉन्शियस माइंड में हो, ठीक है। सबकॉन्शियस क्या है? ये चेतन में आने के लिए इसमें प्रयास करना पड़ता है। बहुत बार होता है कि कुछ चीजें अपन रख के या कहीं भी मतलब छोड़ के भूल जाते हैं। मुझे याद नहीं आ रहा कि मेरी स्कूटी की चाबी कहां पे है, मुझे याद नहीं आ रहा कि यार वो किताब मैंने किसको दी थी। फिर आप दिमाग पे जब जोर डालते हैं तो वो चीजें आपके माइंड में आती हैं। ये हमारा सबकॉन्शियस या प्री कॉन्शियस होता है। और ये जो अचेतन मन होता है, इसको इसने सबसे पावरफुल माना था कि सबसे अधिक अभिप्रेरणात्मक यदि कोई मन होता है, यानी सबसे अधिक बल इसने किस पे दिया था, यानी सबसे अधिक अभिप्रेरणात्मक किसको माना है? अनकॉन्शियस को। ये कुल मन का 1/10 भाग है, छोटा सा पार्ट है, ठीक है, लेकिन ये कुल मन का 9/10 भाग है, यानी सबसे बड़ा भाग है अचेतन। चेतन केवल 1/10 भाग है जिसका संबंध वर्तमान से है। किससे इसका संबंध? लिख सकते हैं, लिखना चाहें तो। इसका संबंध वर्तमान से है, इसका संबंध वास्तविकता से है, रियलिटी से है, ठीक है। इसका संबंध सामाजिकता व नैतिकता से है, सामाजिकता से है, नैतिकता से है। तो जिसका संबंध वर्तमान से है, जिसका संबंध वास्तविकता से है, जिसका संबंध सामाजिकता से है, जिसका संबंध नैतिकता से है, वो कौन सा मन होता है? चेतन होता है। यानी हम फिलहाल जिस सिचुएशन में हैं कि मुझे ये पता है कि धीर सर पढ़ा रहे हैं, इसके अलावा मेरे जेहन में दूसरा कोई भी विचार नहीं चल रहा है, इसका मतलब मैं कॉन्शियस माइंड में हूं। तो ये वर्तमान है, ये चेतन है, ये वास्तविकता के सिद्धांत संचालित होता है, ये सामाजिकता से जुड़ा हुआ है, नैतिकता से जुड़ा हुआ है। जिन चीजों को याद करने के लिए प्रयास नहीं करना पड़ता, क्या नहीं करना पड़ता? जिन चीजों को याद करने के लिए प्रयास नहीं करना पड़ता, वो सब चीजें कॉन्शियस माइंड में हैं। आपको अपने नाम याद करने की आवश्यकता नहीं पड़ती, मुझे देख के तुम पहचान जाते हो, ये सब कॉन्शियस है। जिन चीजों को लेकर आप कभी भूलते नहीं है, जो चीजें हमेशा आपके चेतन मन में रहती हैं, वो सब आपका कॉन्शियस माइंड है, चेतन मन है। अब चेतन मन पे क्या क्या प्रश्न पूछ सकता है, समझिएगा। चेतन मन कुल मन का कितना बड़ा भाग है? 1/10 भाग। इसका संबंध किससे है? वर्तमान से। इसका संबंध किससे है? वास्तविकता से। इसका संबंध किससे है? सामाजिकता से। इसका संबंध किससे है? नैतिकता से। जिन चीजों को याद करने के लिए प्रयास नहीं करना पड़ता, वो सब चीजें कौन से मन में रहती हैं? चेतन मन में रहती हैं। समझ में आ गया? कॉन्शियस माइंड पे क्या प्रश्न पूछ सकता है? सबसे छोटा भाग 1/10 भाग, वर्तमान, वास्तविकता, सामाजिकता, नैतिकता। जिन चीजों को याद करने के लिए प्रयास नहीं करना पड़ता, वो चेतन मन है। जो सूचनाएं तात्कालिक होती हैं, क्या होती हैं? जो सूचनाएं तात्कालिक होती हैं, वो सब कहां पे होती हैं? तो तात्कालिक सूचनाओं का संबंध किससे होता है? याद रखना, कॉन्शियस माइंड से होता है। इसने कहा था कि एक समुंदर है और समुंदर में एक बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है, ठीक है ना। ये समुंदर है, इसमें बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है। ये जो बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है, इसका जो ऊपरी हिस्सा तुम्हें दिखाई दे रहा है, जो समुद्र में बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है, उसका जो ऊपरी हिस्सा तुम्हें दिखाई दे रहा है, वो तुम्हारा कॉन्शियस माइंड है। क्योंकि सबसे बड़ा पार्ट तो वो होता है जो दिखता नहीं है। हमें कई बार लगता है यार ये इंसान तो हमने सोचा ही नहीं था, हमें इंसान बाहर से ऐसा दिखता है, अंदर से ऐसा है। तो बहुत सारी चीजें होती हैं हर व्यक्तित्व के, पर्सनैलिटी के, जो हमें बाहरी रूप से दिखाई नहीं देती हैं, वो छुपी हुई होती हैं। वो अचेतन मन होता है। जो बाहरी रूप से दिखता है वो केवल आपका चेतन मन है, जो बहुत छोटा मन होता है। तो समझ में आ गया चेतन क्या है? तात्कालिक, प्रयास नहीं करना पड़ता, समुद्र में
तैरते हुए बर्फ का टुकड़े का ऊपरी हिस्सा चेतन मन है, वर्तमान, वास्तविकता, सामाजिकता, नैतिकता और कुल मन का 1/10 भाग। ओके ओके, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। दूसरा है अर्धचेतन अवचेतन, ये है प्री कॉन्शियस, ठीक है, या इसको आप सब कॉन्शियस बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? प्री कॉन्शियस या सब कॉन्शियस, इसको आप बोल सकते हैं, ठीक है ना। प्री कॉन्शियस बोल दो, सब कॉन्शियस बोल दो। ये क्या होता है? देखिए, जिन चीजों को रख कर अपन भूल जाते हैं, मतलब प्रयास करके कोई चीज को याद करते हैं, ठीक है ना, प्रयास करके चेतन मन में जिन चीजों को लाएंगे वो सब कॉन्शियस है, ठीक है। कोई भी चीज को अपन प्रयास करके जबरदस्ती करके याद करके ला रहे हैं कि यार वो चाबी कहाँ गई, वो यार मुझे याद नहीं आ रहा है, तो वो आपका प्री कॉन्शियस है। ये भी बहुत ताकतवर मन है और ये इसी का एक पार्ट है, अचेतन मन का ये पार्ट है, इसलिए इसका कोई भाग नहीं होता, याद रखना। तो आपसे पूछे कि इसका कोई प्रतिशत है क्या? नहीं। जिन चीजों को प्रयास करके हम चेतन मन में लाने का प्रयास करते हैं वो सब कॉन्शियस माइंड है या प्री कॉन्शियस माइंड है। इसमें इतना याद रखना है, अचेतन मन 9/10 भाग है, ये सबसे बड़ा भाग है, ठीक है, सबसे प्रभावशाली भाग है, ठीक है। जितनी भी दमित इच्छाएं होती हैं, ठीक है ना, जिन इच्छाओं को आपने दबा दिया है वो सब दमित इच्छाएं। हम जितने भी सौपन लेते हैं, जो भी हमारी सम्मोहन की अवस्था होती है, हम खो जाते हैं। हम रात को नींद में चलते हैं, निंद्राचरण, ठीक है, रात को नींद में बोलते हैं आप, ठीक है, नींद में बोलते हैं, ठीक है, ये सब आपका अचेतन मन है, ये सबसे पावरफुल मन होता है। यहां जो आप सिग्नल दोगे ना, वो आपकी जिंदगी को डिसाइड करने लग जाएगा। आप मान लीजिए कोई चीज के बारे में सोचने लग गए कि सर मेरे से 2 महीने में सेकंड ग्रेड नहीं हो पाएगी, मेरे से 3 महीने में थर्ड ग्रेड नहीं हो पाएगी, तो आपका अनकॉन्शियस माइंड उस चीज को कैच कर लेता है और वो उसको सबसे ऊपर ही ऊपर रिकमेंड करता है। जब भी तुम पढ़ने का प्रयास करो तुम्हें क्या कहता है, अरे नहीं होगी यार। यानी जो हमारी आदतें बनती है ना, हैबिट्स जो बनती हैं, वो सब अचेतन मन बनाता है, इसलिए इसको सबसे पावरफुल माना गया है, क्योंकि इंसान आदतों से चलता है। अब तुमने हमेशा अपने बारे में नेगेटिव रिकमांड दिया कि सर मेरे तो याद ही नहीं होता है, सर मैं तो कमजोर हूं, सर मेरे से तो नहीं हो पाएगा, तो आपका अचेतन मन जो है उस चीज को बार बार आपके माइंड में लेके आएगा, चेतन मन में, कि बेटा तेरे बस की बात नहीं है, तू तो कमजोर इंसान है, तेरे से तो ये नहीं हो पाएगा। तो अनकॉन्शियस माइंड में कभी भी नेगेटिव कमांड मत दो, इसको हमेशा से बोलो, बेटा कर लेगा, बेटा कपिल हो जाएगा, बेटा शिवानी तू ये चीज कर लेगी, बेटा शिवानी तू ये चीज नहीं कर पाएगी, बेटा हिमानी तू ये काम नहीं कर पाएगी। आप हमेशा उसको ये बोलो, हिमानी भी करेगी, शिवानी भी करेगी, नीलम भी करेगी, पंकुलाल भी करेगा, पत्तीलाल भी करेगा। पॉजिटिव रिकमांड दो उसको अपने बारे में, हमेशा उससे ये कहें, यस मैं करूंगा, मैं कर सकता हूं, मैं हर चीज पढ़ लूंगा। तो अनकॉन्शियस माइंड आपका सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट है, आपकी जिंदगी को जो चेंज करता है वो अचेतन मन करता है। इसको कभी भी नेगेटिव फील मत करवाना। समझ में आ गया? आईसीटी मैनेजमेंट की बुक इस वीक में आ जाएगी, जितनी बुक्स हैं वो सब आ जाएंगी, साइंस की बुक भी आ जाएगी, आईसीटी की बुक भी आ जाएगी, साक्षी प्रियदर्शी की जो अलग बुक आप डिमांड कर रहे हैं वो भी आ जाएगी। समीना जी, सिलेक्शन होने के बाद मिल सकते हैं, पहले नहीं मिल सकते। ओके, मेरे से मिलने के लिए सिलेक्शन लेना पड़ेगा, ये शर्त है, अनिवार्य कंडीशन है। जीके की क्लास नहीं आ रही है क्या? कला संस्कृति वीडियो नहीं डाल रहे क्या मुकेश? डेली डाल रहे हो ना? डेली डाल रहे हैं, कैसे करे आप, क्लास नहीं आ रही है? 2 दिन पहले 5 वीडियो डाले हैं। ओके, अचेतन मन सबसे बड़ा है, सबसे अधिक अभिप्रेरणात्मक है, सबसे प्रभावशाली है। दमित इच्छाएं इससे रिलेटेड होती हैं। जितने भी सपने होते हैं हमारे अचेतन मन में होते हैं। जो भी रात को आप आनंद लेते हो ना, दुरीच्छा, दुरीच्छा मतलब दमित, रिप्रेस्ड करते हैं अपन, बहुत सारी इच्छाएं होती हैं, पूरी नहीं हो पाती। लाइफ में सब कुछ पूरा हो जाए तो पता नहीं क्या क्या हो जाए। तो जिन लोगों के बारे में हमने सोचा, जिस इंसान के बारे में हमने बहुत इमेजिन किया, लेकिन उसने हमें मना कर दिया, ठीक है, जो भी हुआ, तब उस इंसान से मिलने का तरीका क्या है? रात को सपनों में मिलो,
दमित इच्छाओं में उसकी पूर्ति करो, उसके साथ डिनर करने जा रहे हो, उसके साथ घूमने जा रहे हो, ठीक है। तो ये सब हमारा अनकॉन्शियस माइंड करता है, याद रखना। तो अधूरी इच्छाएं जितनी भी पूरी होती हैं वो सब अनकॉन्शियस माइंड। इसलिए बड़ा मजा भी आता है कि यार जिस इंसान ने हमारे साथ कभी मिलने के लिए हाई नहीं भरी, उसके साथ रात को आप बड़े गोल गप्पे खा रहे हो, तो वो जो इमेजिन आप करते हो ना, वो बड़ा आनंददायक फील करवाता है। इसलिए सपने देखना बहुत अच्छा लगता है रात को, क्योंकि वो अधूरी इच्छाएं होती हैं, और अधूरी इच्छाएं बहुत अच्छी लगती हैं, याद रखना। तो जितनी चीजों को आप दबाओगे ना लाइफ में, जिन इच्छाओं को दबाओगे, वो सपनों में आपके जरूर 100% आएंगी। वो अनकॉन्शियस माइंड करवाता है, ठीक है। ये गत्यात्मक होता है, सबसे बड़ा भाग है, दमित इच्छाओं का भंडार है। जितनी भी अनैतिक इच्छाएं होती हैं, ठीक है ना, जितनी भी अनैतिक इच्छाएं हैं, जितनी भी असामाजिक इच्छाएं हैं, वो सब की सब आपकी कहाँ होती हैं? तो अनैतिक और सामाजिक इच्छाएं कहाँ रहेगी? अनकॉन्शियस माइंड में, ठीक है। सभी के सभी ये सबसे अधिक प्रभावित करेगा। आप रात को नींद में बोलते हैं, वो भी यहीं पे आएगा। रात को नींद में कई बच्चे चल पड़ते हैं, घर से उठ के चल पड़े और जाके कोचिंग के गेट के ऊपर घूम के वापस भी आ गए और वापस आके सो जाता है, कहीं खड्डे में नहीं गिरेगा। नींद में चलना, नींद में बोलना, कई लोग रात को नींद में बोलते हैं। दिन में जो भी रहस्य छुपाए थे ना, जो जो काम किए थे, वो रात को बोल देंगे। बगल वाले को पता चल गया, बेटा अच्छा मुझे पता चला ये काम भी करता है, ठीक है ठीक है। अब उसको पता नहीं कि रात को नींद में क्या क्या बोल दिया, वो आदमी भूल जाता है, क्योंकि वो सच बोलेगा नींद में जो बोलेगा। तो ये बड़ी प्रॉब्लम होती है जब अनकॉन्शियस माइंड ज्यादा पावरफुल होगा। तो आप रात को नींद में चलना, नींद में बोलना, ठीक है, ये सम्मोहन की स्थिति, ये सब चीजें आपके मन में आने स्थिति शुरू हो जाएंगी। ओके ओके। संस्कृत की टेस्ट सीरीज गुड़िया है बेटा, वहां पे देखो आप। हो गया सिगमंड फ्राइड का पहला मन। दूसरा अपन मॉडल पढ़ रहे हैं इसका, संरचनात्मक मॉडल। संरचनात्मक मॉडल इस बार रेट में भी आया था प्रश्न, इस पे तो आता ही आता है संरचनात्मक मॉडल में, ठीक है। गत्यात्मक मॉडल, इसमें 3 स्थितियां पढ़नी है आपको। इड, ईगो और तीसरा सुपर ईगो। इड को अपन क्या बोलेंगे? इदम। इसको आप उपाह भी बोल सकते हैं, लिख लेना। ईगो को आप क्या बोलेंगे? अहम। और सुपर ईगो क्या है? परम अहम या अधि अहम, ठीक है, या प्रा है बोल दो इसको, ये सब नाम है। तीनों को समझना, ये बहुत प्रश्न पूछे गए इस पे। इड, ईगो, सुपर ईगो। एक प्रकार से मान लो कि हमारे अंदर मन की तीनों स्थितियां रहती हैं। इड भी है, ईगो भी है, सुपर ईगो भी है। इड एक प्रकार से राक्षस है, जितने भी गलत काम करवाता है, जितनी भी अपनी गलत इच्छाएं होती हैं सब इड में होती हैं। ये बच्चे में जन्मजात रूप से पाया जाता है, याद रखना, ठीक है। जन्म के साथ आता है, जन्म के साथ आता है। प्राकृतिक वातावरण से उत्पन्न होता है, जो भी चीजें देखेगा मन कर देगा इसका, तो प्राकृतिक वातावरण से उत्पन्न है। ये मूल प्रवृत्ति का केंद्र है, जो भी मूल प्रवृत्ति होगी ना उसकी पूर्ति करने बल देगा। ये सुखवाद या आनंद के सिद्धांत से संचालित है। इंपॉर्टेंट है, सुखवाद आनंद के सिद्धांत से संचालित है। इसका नैतिकता से, बुद्धि से, तार्किकता से कोई संबंध नहीं। इसका ये याद रखना है। इड आपके जन्म के साथ आता है, राक्षस है, घोड़ा है, राक्षस है, घोड़ा है ये, ठीक है। ये अचेतन मन का स्वामी है। कौन से मन का स्वामी है? अचेतन मन का स्वामी है। जितनी भी दमित इच्छाएं हैं वो सब कहां पे? यहां पे भी, इड में भी है। अनैतिक, गलत, घृणित, सब जितने गलत चीजें होती हैं वो सब इड में आती हैं। आप तो यूं समझिए, इड एक राक्षस है, दानव है, पशु है, घोड़ा है। बच्चे के जन्म के साथ पैदा होता है। बच्चे में इड की प्रवृत्ति ज्यादा होती है। खाओ पीवो मौज करो, ये जिंदगी का अगले पल का भरोसा नहीं है। क्यों फालतू की टेंशन ले रखी है? रात के 20 पौने 9 होने वाले हैं। कितना बारिश का मौसम है, ये मौसम दोबारा नहीं आएंगे। ऐसे मौसम में यहां क्लास लेने बैठे हो आप, इस मौसम में बाहर जाओ किसी के साथ, इतना रोमांटिक मौसम, आनंद लेके आ सकते हो जिंदगी के। ये कौन बोलेगा? इड बोलेगा, मैं नहीं बोल रहा है। ये राक्षस है तुम्हें, ये तुम्हें गलत काम करने के लिए प्रेरित करेगा, याद रखना। ये कहेगा जिंदगी यही है,
बाहर लोग आनंद ले रहे हैं, अच्छे रेस्टोरेंट में खाना खा रहे हैं, घूम रहे हैं किसी अच्छी जगह के ऊपर, आनंद में म्यूजिक सुन रहे हैं, अच्छी मूवी देख रहे हैं। ये ईड वाली बात है। अब तुम्हारे मन में भी आएगा कि यार बात तो सर सही कर रहे हो भी, अगले पल हार्ट अटैक आ जाए, हो गई ना सेकंड ग्रेड, हो गई ना ग्रेड थर्ड, हो गई ना ग्रेड फर्स्ट, क्या क्या जिंदगी में आके। पता नहीं ऐसे मौसमों का और फायदा नहीं उठाया। जब हमारे नजदीक के कोई आदमी की डेथ होती है तो हमारे मन में आता है, अरे यार देख रहे आदमी को कोई भरोसा कौन रहा है, के लेके आवा आदमी, के लेके जा साथ, 2-4 दिन दिमाग खराब रहे, आनंद लेना चाहिए जिंदगी का। सच्चाई भी ये, ये कहता है जो जन्नत और जहन्नुम है वो यही है, इड कहता है। लेकिन ये जो ईगो है ना, ईगो ये कहता है बेटा 2 घंटे बाद में इनमें कोई आना जाने नहीं है, उसके बाद करेगा क्या, पैसा कहां से आएगा, छोड़, मेहनत कर, किताबें उठा। ईगो हमें कहता देख ले तू ऐसा काम करेगा तो परिणाम ही आ जाएगा। तो इसकी वजह से हम वापस किताबों की तरफ मुड़ते हैं। लेकिन जब ये प्रधान होता है तब इच्छा होती है लाइफ को एंजॉय कर डालें यार, जीना है यार लाइफ को। चलते हैं आज तो कहीं घूमने के लिए, बारिश के मौसम लॉन्ग ड्राइव पे चलते हैं। ईड बोलता है पैसे नहीं है कोई बात नहीं है, बगल वाले से कहा यार 10,000 रुपए दे, बहुत अर्जेंट चाहिए, वापस काहे को देने, खाओ पियो मौज करो लाइफ में। ये इड बोलेगा, राक्षस है ये। तो ये सुखवाद और आनंद के सिद्धांत, लव प्लीजर थ्योरी से संचालित होता है। नैतिकता से इसका कोई संबंध नहीं है, बुद्धि से इसका कोई संबंध नहीं है, तार्किकता से इसका कोई संबंध नहीं है। तो बुद्धि, नैतिकता और तार्किकता से किस मन का संबंध नहीं है, इड का संबंध नहीं। अचेतन मन का स्वामी कौन है, इड है। इड का किसका स्वामी है, अचेतन मन का स्वामी है, ठीक है। ये जन्म के साथ आता है। बाह्य घटना को, कोई भी चीज को देखोगे तो ईड उत्पन्न हो जाएगा। अच्छे भोजन को देखा तो लार टपकी, यार खा लूं, पैसे नहीं है, 2 मार थप्पड़ छीन के खा ले। किसी भी चीज को देखोगे, यार गजब जगह है यार, मन कर रहा है। किसी इंसान को देखा, वाह कितना यार खूबसूरत है, मतलब आपका ईड राक्षस है ना, वो जागृत हो जाता है बाह्य चीजों को देखकर। तो ये जन्म के साथ आता है, मूल प्रवृत्तियों का केंद्र है, ये सुखवाद और आनंद के सिद्धांत से संचालित है। ये नैतिकता से इसका कोई संबंध नहीं है, तार्किकता से कोई संबंध नहीं है, बुद्धि से इसका कोई संबंध नहीं। ये जब प्रधान हो जाएगा तो इंसान गलत काम करेगा। ये राक्षस है, घोड़ा है, आपको भगाया जा रहा है। साइंस की नकुल पारिक वाली ही किताब है, नकुल पारिक जी जो है उन्हीं की किताब। कोर्स हो जाएगा सीमा जी, हो गया कोर्स। जीके में कला संस्कृति का सबसे बड़ा पार्ट है वो डल रहा है। पॉलिटिकल साइंस ज्योग्राफी का लगभग पार्ट हो गया है। हिस्ट्री की 1 यूनिट हो गई है, 2 यूनिट बच रही हैं, जिसमें मॉडर्न हिस्ट्री तो करवा रखी है। प्राचीन हिस्ट्री वाले राजवंश और राजनीतिक प्रशासनिक व्यवस्था है, तो हो जाएगा सब। सेकंड ऑब्जेक्टिव बुक जो चौथा एडिशन है वही है ऑब्जेक्टिव नवीनतम, एनसीईआरटी वाली सीरीज के साथ आई है वो। चौथा एडिशन नया वाला ले लेना, उसमें एनसीईआरटी को डाल रखा है साथ में। ऑनलाइन बुक के लिए अपना अवनी एजुकेशन ऐप की वेबसाइट है, अवनी एजुकेशन, अवनी पब्लिकेशन .com, उसको सर्च करें। टेलीग्राम पे हमने लिंक डाल रखा, उसी से खरीदना, ऑनलाइन बुक खरीदनी है तो उसमें ओरिजिनल किताब आएगी, बाकी मार्केट से खरीदोगे डुप्लीकेट आ सकती है। तो ऑनलाइन जिन बच्चों को खरीदनी है वो अवनी पब्लिकेशन की वेबसाइट पे सर्च कर लेना। ओल्ड क्वेश्चन पेपर की बुकलेट आई हुई है, साइकोलॉजी की चौथा एडिशन, ठीक है। इड उपा है जन्म के साथ, प्राकृतिक वातावरण, मूल प्रवृत्ति के अंदर, सुखवाद, आनंदवाद, नैतिकता, तार्किकता से कोई संबंध नहीं, अचेतन मन का स्वामी है, ये जन्म के साथ आता है। ईगो जो होता है वो अहम है, ये वर्तमान से बिलोंग करता है, वर्तमान, ठीक है। ये वास्तविकता के सिद्धांत से संचालित होता है, ठीक है। ये तार्किक है, ये बुद्धि से कार्य करता है, ये व्यक्तित्व की कार्यपालक शाखा है। ये जितना स्ट्रांग होगा व्यक्तित्व उतना मजबूत होगा, ठीक है ना। तो आपसे पूछ ले कि सबसे संतुलित व्यक्तित्व किसको बोलेंगे, जिसमें ईगो स्ट्रांग है, क्योंकि ये इड और सुपर ईगो इन दोनों के बीच में संतुलन कायम रखता है। तो ये जिसमें होगा वो व्यक्तित्व सबसे मजबूत होगा। ये वास्तविकता के सिद्धांत से संचालित, वो आनंद के सिद्धांत से वास्तविक सिद्धांत संचालित। ये चेतन मन का स्वामी है, सबसे ज्यादा चेतन होता है ये। यद्यपि
ये अंशतः है अर्धचेतन व अचेतन भी होता है। ये अंशतः अर्धचेतन व अचेतन भी होता है, लेकिन मुख्य रूप से चेतन होता है। तीनों पार्ट हैं इसमें, लेकिन मुख्य रूप से चेतन होता है। ये सबसे मजबूत होगा तो व्यक्तित्व उतना ही संतुलित होगा। वर्तमान वास्तविकता संचालित होता है। तार्किक बुद्धि और व्यक्तित्व की कार्यपालक शाखा है। ये हमें परिणाम से बताता है कि बेटा गलत करेगा तो ये हो जाएगा, नहीं पढ़ेगा तो फेल हो जाएगा, नहीं पढ़ेगा तो जिंदगी में पैसे नहीं आएंगे, नहीं पढ़ेगा तो मम्मी पापा मारेंगे, कोई देख लेगा। हर जगह हमें डर लगा रहता है, किसी को पता चल गया तो। ये जो डर हमारे अंदर पैदा करता है वो ईगो पैदा करता है। ये सबसे संतुलित है और ये मनोवैज्ञानिक वातावरण से उत्पन्न होता है। किससे होता है ये मनोवैज्ञानिक वातावरण से उत्पन्न होता है। और ये लगभग 2 से 3 वर्ष के मध्य उत्पन्न होना शुरू हो जाता है। मतलब पूर्व बाल्यावस्था में एक प्रकार से उत्पन्न होना शुरू हो जाता है। पूर्व बाल्यावस्था में उत्पन्न होना शुरू हो जाता है। अंशतः अर्धचेतन व अचेतन, मनोवैज्ञानिक वातावरण से उत्पन्न। ईगो अहम, चेतन मन का स्वामी है ये सबसे मजबूत है, वर्तमान वास्तविकता से बिलोंग करता है, याद रखना। मनोवैज्ञानिक वातावरण से उत्पन्न है 2 से 3 वर्ष में। समझ में आ गया? अंशतः अर्धचेतन व अचेतन, अंशतः अर्धचेतन व अचेतन। हाँ, 1 से 2 वर्ष मान सकते हैं, तो 2 से 3 वर्ष स्पेशली। इसमें मैंने लिख रखा होगा किताब में कहीं, 1 से 2 वर्ष लिख रखा ना, तो 1 से 2 वर्ष सही है फिर। सही है, 1 से 2 वर्ष में मतलब डेवलप होना शुरू हो जाएगा। मुख्य रूप से बाल्यावस्था में आता है। और ये सुपर ईगो होता है ना, परम है, ये नैतिक कमांडर है। ये नैतिक कमांडर है। ये आदर्श व नैतिकता से संचालित होता है। ठीक है। ये अंतरात्मा, अंतरात्मा की आवाज का प्रतीक है। इनर सोल अंतरात्मा की आवाज का प्रतीक है। ठीक है। ये भी चेतन अर्धचेतन अचेतन होता है, लेकिन ये स्पेशली चेतन अर्धचेतन और अचेतन तीनों ही रूप में होता है। बट इसको नैतिक कमांडर बोला गया है। नैतिक कमांडर आदर्श ये सामाजिक वातावरण से उत्पन्न होता है। सामाजिक वातावरण से उत्पन्न होता है। ये कहता है जिंदगी में कभी बुरा मत करो, सबका अच्छा करो। ये जो इड है उसकी गलत प्रवृत्तियों पे रोक लगाता है। ये भगवान की बात करता है। ये इंसान के भीतर देवता है, ये इंसान के भीतर राक्षस है, ये इंसान के भीतर मनुष्य है, और ये देवत्व है। अंतरात्मा, अंदर की आवाज जो आती है। ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मतलब पहले हम डरते थे हर चीज से कि भगवान देख रहा है, भगवान कुछ कर देगा। आजकल सुपर ईगो बहुत कमजोर हो गया। आजकल तो हम ईगो से डरते हैं, कानून से डरते हैं। तो कानून और मम्मी पापा से डरते हुए नैतिकता का पालन करना ये ईगो करवाता है। लेकिन सुपर ईगो कहता है कि मुझे जिंदगी में गलत करना ही नहीं है, मुझे अपराध करना ही नहीं है, मुझे झूठ बोलना ही नहीं है, मुझे बेईमानी करनी नहीं है। ये सुपर ईगो है। ये पहले के लोगों में बहुत होता था, आजकल के लोगों में नहीं है सुपर ईगो। तो समझ में आ गई ईड ईगो सुपर ईगो। ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये लगभग 3 से 4 वर्ष में डेवलप होना शुरू हो जाता है, 3 से 4 वर्ष में। ठीक है। और ये गलत कार्यों की आलोचना करता है। हिस्ट्री क्लास नहीं आ रही, मैंने कहा हिस्ट्री वाले सर की कोई प्रॉब्लम हो गई, उनकी तबीयत बेहद खराब हो चुकी है। तो हमें दूसरा ऑप्शन तलाशना पड़ेगा। इसलिए जब तक उनकी तबीयत सही नहीं हो तब तक दूसरे सर कॉलेज लेक्चर हैं, उनके वीडियो आ जाएंगे, बेस्ट आएंगे जो भी आएंगे। सामाजिक वातावरण लिख लिया। ये सहवर्ती छांव पे बल देता है। सहवर्ती छांव जानते हैं? अच्छा करोगे तो अच्छा पाओगे, प्रेम करोगे तो बदले में प्रेम मिलेगा। तो सहवर्ती छांव पे बल देता है सुपर ईगो। तो ये आपको समझना है, इड क्या है, ईगो क्या है, सुपर ईगो क्या है। ठीक है। इड एक प्रकार से राक्षस है, ईगो जो है वो मनुष्य है, और सुपर ईगो भगवान है। ठीक है। इड जो है वो घोड़ा है, ईगो जो है वो घुड़सवार है। ठीक है। और सुपर ईगो जो है वो इड की गलत प्रवृत्तियों पे अंकुश रखता है। ये नैतिक कमांडर बोला गया है। अच्छा करो, बुरा मत करो किसी का, अच्छा बोलो, बुरा मत बोलो किसी को। एकदम से इथिकल, कंप्लीटली इथिकल। चोरी करना वगैरह सब बेकार। इड है कहेगा, वो कहेगा कोई भी चीज को देखेगा, भूख लग रही है तो मुझे चोरी कर लेना चाहिए, खा लेना चाहिए, पी लेना चाहिए। ईगो कहेगा यार देख, मार लेगा, पीट लेगा, पुलिस आ जाएगी, मम्मी पापा देख लेंगे। तो ये जो परिणाम से डराता है वो ईगो डराता है। और सुपर ईगो कहता है कि चोरी करनी नहीं है, झूठ बोलना ही नहीं है, गलत काम जिंदगी में करूंगा ही नहीं। वो सुपर ईगो है।
सीरियल नंबर बुक के सही है, कोई दिक्कत नहीं। नीलम मीना ज्योग्राफी की पीडीएफ का ऑप्शन दें, ठीक है। ओल्ड क्वेश्चन पेपर की बुकलेट आ जाएगी। फर्स्ट क्लास है प्रमिला जी, आपकी बहुत बहुत अभिनंदन है। ये समझ में आ गया आपकी, ईड ईगो सुपर ईगो समझ में आ गया। मतलब ईड एक प्रकार से राक्षस है। हम लाइफ में जो गलत काम करते हैं ना, वो ईड के अधीन करते हैं। ईगो हमें डराता है, इसलिए वर्तमान वास्तविकता संचालित ईगो होता है। ठीक है। चेतन मन का स्वामी है, अंशतः अर्ध चेतन अचेतन भी होता है। जितना ईगो मजबूत होगा व्यक्तित्व उतना ही संतुलित होगा। जितना ये मजबूत होगा व्यक्तित्व उतना ही संतुलित होगा। इसको व्यक्तित्व एक कार्यपालक सागा बुद्धि से कार्य करता है। सिपाही की भूमिका इससे बोला गया है। ठीक है। ये ना तो कंप्लीटली सुखवादी है और ना ही कंप्लीटली आदर्शवादी है, बीच की सिचुएशन है इसकी। ठीक है। और सुपर ईगो होता है, वो होता है एक प्रकार से सामाजिक वातावरण से उत्पन्न नैतिक कमांडर, सामाजिकता की बात करता है, बुरा किसी का नहीं करना है और ईड के ऊपर नियंत्रण रखता है, ये इथिकली काम करता है। ठीक है। राजनीति क्लास पूनम जी डाल रखे हैं ना, राजनीति विज्ञान के तो जीके वाले कोर्स में देखिए, पूरा कोर्स में आप काफी सारी वीडियो हैं। कौन जी आपकी फर्स्ट क्लास है, चलिए बहुत अभिनंदन है आपका। ये समझ में आ गया ना फ्राइड का। देखिए फ्राइड ने सबसे पहला मॉडल जो दिया उसमें दिया स्थलाकृतिक, उसमें चेतन अचेतन अचेतन बताया है। और दूसरा मॉडल दिया है संरचनात्मक, जिसमें ईड ईगो सुपर ईगो समझाया है। बस आपको इनका अर्थ पता होना चाहिए, कौन सा क्या है, इसका तात्पर्य क्या है, कौन से अवस्था संचालित होता है। कुछ समझ में नहीं आया तो पूछ लो आप। बाकी ये फ्राइड यहाँ कंप्लीट है। फ्राइड का एक पार्ट अपना विकास में हो गया और फ्राइड का दूसरा पार्ट यहाँ पे हो गया। इसके अलावा फ्राइड के दूसरे पार्ट में मैंने बताया था इरोस थेनाटोस। ठीक है। इरोस थेनाटोस बताया था ना मैंने वहां पे। इरोस जीवन मूल प्रवृत्ति, थेनाटोस मृत्यु मूल प्रवृत्ति है। जो अपन रचनात्मक कार्य करते हैं वो इरोस के अधीन होकर करते हैं, जिसमें लिबिडो आती है। और थेनाटोस जो होती है वो मृत्यु मूल प्रवृत्ति होती है। विध्वंसात्मक कार्य करते हैं वो थेनाटोस के अधीन करते हैं। तो इरोस और थेनाटोस का कॉन्सेप्ट इसी का था। ये मूल प्रवृत्तियां बताई थी दो इसने। टेस्ट सीरीज जो है वो लगभग दीपावली के बाद उसका प्रोग्राम डालेंगे टेस्ट सीरीज का कंप्लीटली। बुक अगले वीक में इस मतलब मंडे बुधवार या गुरुवार तक आ जाएगी। संस्कृत की टेस्ट सीरीज भी आ रही है थर्ड ग्रेड की। मैं भावना शर्मा जो मैडम है, डॉक्टर भावना शर्मा, उनसे बोल देंगे। हाँ थर्ड ग्रेड की कर देंगे तो क्या दिक्कत है। प्रमिला जी आईसीटी क्या है कि मेरा कंप्यूटर मेरा विषय नहीं रहा है, मैं उसको समझा दूंगा लास्ट टाइम में। एक बार जो सर हैं एक्सपर्ट हैं उनसे करवा लेते हैं, फिर आपको समझ में नहीं आएगा तो मैं करवा दूंगा। ओके। आशीर्वाद मेरा हमेशा आप लोगों के साथ है। ठीक है। तो आज के लिए फ्राइड हमारा कंप्लीट है। एक एक चीज़ को हमने कवर कर लिया सेगमेंट फ्राइड में। और कल की जो क्लास रहेगी उसमें नव फ्राइडवाद के ऊपर चर्चा करके इस टॉपिक को क्लोज करेंगे, फिर नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे।